जय हिंद साहब। आपके मेजर फर्स्ट के कुछ प्रश्नों का अपन हल देखते हैं। देखना जरा, एक एक प्रश्न को फटाफट लेते हुए चलो, इनमें ऐसा कुछ है नहीं विशेष। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, यदि महावीर का उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। वाक्य में कौन सा अलंकार बोलो? अरे श्लेष है क्योंकि वहां महावीर हनुमान जी हैं और यहाँ महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष। प्रश्न अगला, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही, लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? खून सिर पर सवार होना, उलझ जाना, सही है क्या? नहीं है। खून सिर पर सवार होना तो है, किसी को मारने मारने वाला भाव होता है। औंधी खोपड़ी होना, मूर्ख होना, सही बात है। क्षुद्र नदी भरी चली इतराई, छोटे व्यक्ति अधिक इतराते हैं। हाँ, आवा का आवा बिगड़ना, परिवार के सभी लोगों का बिगड़ जाना। त्रिया चरित्र खेलना, चतुराई से काम में लेना। तो इसमें तो केवल एक नंबर ही जो है ना सही नहीं है, तो इस प्रश्न को क्या कर दो? डिलीट कर दो, क्योंकि इसके अंदर तो केवल एक ही सही नहीं है, बाकी तो सारे के सारे क्या हैं? सही है। ठीक है। हाँ, इसलिए इनको देखो रिपीट होना भी जरूरी। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज दी, एक दो प्रश्नों पे डाउट हो वो सोल्व कर लेंगे अपना। इधर देखो, फिर वापस अनेकार्थी आ गए महाराज। देखो, किस विकल्प में परस्पर अनेकार्थी शब्द समूह संगत है? को सही कौन सा बोलो? हरकत, चेष्टा, गति, समाचार लेना सही नहीं है। हरकत वाले को समाचार लेना थोड़ी होता। सर्ग, प्रवाह, सृष्टि, आख्या। शर, बांस, सरकंदा, जलाशय। अब जलाशय के अंदर तो दंतेशय आता है ना। विथि मानी पंक्ति भी होता है, श्रेणी भी होता है और सूर्य का पथ भी होता है, तो ये एकदम सही बात है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी है? सभी शब्द विदेशी है। नापाक, तबाह है और सुराग, ये सारे के सारे क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। आगे बढ़ो। अव्यय की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा है? संबद्ध संबंध सूचक संज्ञाओं की विभक्तियों के पीछे आते हैं, सही बात। अनुबद्ध संबंध सूचक संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं, सही बात। संबंध सूचक का संज्ञा के बाद लिखना उर्दू रचना की रीति है, गलत बात। क्योंकि संज्ञा के बाद नहीं, उर्दू में संज्ञा से पहले लिखा जाता है। संबंध सूचक अविकारी होते हैं, ये सही बात। तो बाद की बजाय यहाँ क्या होगा? पहले। ये थोड़ा सा जटिल श्रेणी का प्रश्न था। आगे बढ़ो। समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है, बोलो। यात्री भागा की गाड़ी पकड़ सके, की गाड़ी पकड़ सके, तो की समुच्चय बोधक है। शालू, आरती, कोमल और गरिमा बहुत अच्छी है, तो और क्या है? बोलो, समुच्चय बोधक है। उतना खाओ जितना पचा सको, क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं, बताओ इसमें ये समुच्चय बोधक है? हाँ, इसमें जब जैसे शब्द तुलना के अर्थ में विशेषण के साथ आए तो उसके अंदर आपका समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता। बड़ा प्यारा प्रश्न, एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी है भाई। जब तुलना के अर्थ में विशेषण के साथ ये शब्द आए तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता। तो उत्तर क्या मानेंगे? उतना खाओ जितना पचा सको। अब बच्चों ने इस पे आपत्ति इसलिए लगाई होगी कि इसमें हमें समुच्चय बोधक नहीं लग रहा, और प्रारंभिक दृष्टि से देखने पर नहीं लग रहा, लेकिन इसमें है। समझ गए आप इस बात को? ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ो। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? बापुरे बटोही पर कड़ी बीती, बापुरे माने बापड़ो, गुणवाचक विशेषण है। जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकंदर की चली, विजयी सिकंदर, तो विजयी गुणवाचक हो गया। और महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी, लंबी क्या? नींद है। तो लंबी शब्द भले वो विशेष्य गायब रहा हो, लेकिन यहां किसके स्थान पर आया है? सॉरी, विशेष्य की विशेषता बताने के लिए आया है। लेकिन एक तुम्हारे ही दुख से हम दुखी हैं, एक तुम्हारे ही दुख से हम दुखी हैं। तो अब यहां बताओ, ये कोई गुणवाचक विशेषण है क्या? एक नहीं है ना। तो बाकी सबके अंदर गुणवाचक विशेषण बापुरे, लंबी और विजय। अगला प्रश्न, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म असंगत है? बोलो। रुक्ष, मृदु, सही बात है। रुक्ष मानी होता है रूखा, मृदु मानी होता है कोमल। नराधम, पर पुंगव,
नराधम मानी गिरा हुआ, ठीक है। मनुष्यों के अंदर अधम व्यक्ति। पुंगव मानी श्रेष्ठ। अभिशाप वरदान अवनी अंबर ये पता ही है। कुत्सा प्रशंसा उल्लास विषाद ये भी पता ही है। समतल वितल ये नहीं होगा है। तो इसका उत्तर नंबर क्या होगा? 3 नंबर। ये तो विलोम शब्द आपने याद किए हैं, सरल सरल से प्रश्न है। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है बोलो। नीच नीचता विशेषण है, हरा हरियाली विशेषण है, शट शटता विशेषण है, प्रताप प्रतापी विशेषण है क्या? प्रताप तो खुद एक संज्ञा भाववाचक, उसका प्रताप देखते ही बनता था, उसने युद्ध में बड़ा प्रताप दिखाया, तो ये तो खुद संज्ञा है? तो यहां और प्रतापी विशेषण यहां उल्टा दे दिया। यहां क्या दे दिया? उल्टा दे दिया। तो उत्तर नंबर 3 होगा। निम्न में से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण युक्त वाक्य नहीं है, बोलो। अच्छा प्रश्न है भैया, ये सोचना पड़ेगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण युक्त वाक्य नहीं है। सब यही बात कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आदमी यह नहीं कहते कि अमुक बात अनिश्चित संख्या है, और दोनों के दोनों अनिश्चित संख्यावाचक थोड़। और हमने एक बात सुनी, जरा सोचो, मैं नहीं बता रहा, आप सोचो इसका उत्तर क्या होगा। निम्न में से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण युक्त वाक्य नहीं है, तो हमने एक बात सुनी, तो एक बोलो, जरा सोचो। हमने एक बात सुनी और दोनों के दोनों, सुनो क्या, इस वाक्य को सुनो। यहां एक शब्द बात की विशेषता बताने के लिए आया, या दोनों मिलकर संज्ञा का बोध करा रहे हैं? दोनों मिलकर के एक संज्ञा की बात है। जैसे कोई कहे इधर आना, मुझे एक बात करनी है, तो यहां एक बात शब्द संवाद करने के अर्थ में आया है, परामर्श विमर्श के अर्थ में आया है। समझ रहे हैं आप इस बात को? है तो यहां कोई विशेषण है ही नहीं, दोनों मिलकर के संज्ञा के अर्थ में है। और दोनों के दोनों ये क्या है? ये तो निश्चित है संख्या। अरे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद बताए थे मैंने, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। तो ये तो क्या है? समुदाय है। तो इसका उत्तर ये होगा। इसको लेकर बच्चों को क्या हुई? कंफ्यूजन। लेकिन ये सीधा का सीधा कामता प्रसाद जी ने अपने पुस्तक में उदाहरण दे रखा, कंफ्यूजन वाला है, इसलिए यहां आपको दिया गया ताकि आप ध्यान रखें। अगला देखो, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ये मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखा है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये मैंने आपको लिखवा रखा है। बोलो, अरे बोलो। तुम्हारा जी ललचाता क्या? कुछ नहीं, अकर्मक। लिखवाया है ना मैंने। वो उदाहरण ऐसे हैं, आपको 2 उदाहरण लिखाए थे मैंने। वह जी ललचाता है। अगला उदाहरण, उसका जी ललचाता है। तो वह करता है, ललचाता क्रिया क्या? ललचाता जी, सकर्मक। उसका जी, यहां दोनों मिलकर के एक बन रहे हैं। क्रिया क्या है? ललचाता। क्या ललचाता? कुछ नहीं, तो क्रिया क्या हो गई? अकर्मक। इन्होंने क्या दे दिया? क्या पूछा? सकर्मक कौन सा नहीं है, तो ये सकर्मक नहीं है। समझ रहे? अरे मैं जैसे ये कहूं आपको, उसका भाई सोता है, सकर्मक मानोगे? बताओ। अरे गूंगों की तरह का बैठे हो, बोलो। आपको मैंने उदाहरण दे दिया, उसका भाई सोता है, क्या मानोगे? अकर्मक ही मानोगे ना। करता कौन है? उसका। तो यहां करता कौन है? उसका जी। आपने बताऊं क्या गड़बड़ की? उसका को काटा, ललचाता को रेखांकित किया और पूछा क्या ललचाता? कि जी ललचाता है। यहां उसका जी दोनों मिलकर के एक पद हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा उसका भाई दौड़ रहा है, करता क्या है? उसका भाई। समझ रहे? वह तुम्हें लजा रही, किसे लजा रही है? तुम्हें। वह क्या खुजलाता? अपना सिर। विपदा किसे घबराती है? सब में कर्म है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है।
रस के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? रस के संबंध में असंगत कथन कौन सा, बताओ। सही बात है, रस स्वयं प्रकाशित होता है। रस ज्ञान शून्य स्थिति में अनुभूत होता, गलत बात। रस चिन्मय अवस्था में अनुभूत होता है। बेहोश आदमी को रस की अनुभूति थोड़ी हो जाएगी। याद है हमने आचार्य विश्वनाथ का वो एक बड़ा श्लोक लिखा था और उसमें एक शब्द लिखा था चिन्मय, चेतनता में रस प्रदान प्राप्त होता है। ठीक है, रस दशा में स्वयं पर तथा तटस्थ दशा से मुक्ति होती। सही बात है, अपने पराई का बोध रहेगा तो रस दशा नहीं हो पाएगी। रस अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है। आपको एक मैंने शब्द लिखा है था, स्वाकाराद भिन्न, स्वाकाराद भिन्न है। रस अपने आकार से क्या होता है? अभिन्न होता है। लेकिन हमने ये भी लिखा था रस चिन्मय स्थिति अनुभव होता है, बेहोशी की हालत में रस की अनुभूति नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। बड़ा प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न, सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य बात ढूंढो। पढ़ो 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 पढ़ो। बोलो जी। जागृत स्थायी भाव को प्रदीप्त करने वाली परिस्थितियां वातावरण में आलंबन कहलाती, ना उद्दीपन कहलाती है। तो कथन क्या है? गलत। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह उद्दीपन विभाव होता है कि आलंबन होता है? गलत बात। विभाव लोक में स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते। सही बात। अरे शकुंतला को देख करके दुष्यंत के हृदय में रति नाम का स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ, तो कारण क्या है? शकुंतला। और उसको क्या बोलेंगे? विभाव। और भावों को आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण अनुभाव होते कि संचारी? वैसे तो तीनों होते हैं, वैसे तो तीनों होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो भावों को आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण। ठीक है, तो यहां 2 नंबर क्या है? सत्य कथन है। क्या है? सत्य। अरे भाई, अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव भाव बोधक है। अनुभाव आस्वाद थोड़ी बनाता है। अनुभाव से तो भावों का बोध होता है, किसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव आया, रति नाम का स्थायी भाव आया। शकुंतला मुस्कुराएगी, दूसरे दिन मिलने आएगी, उससे उत्कंठित होके बड़े सुंदर साज सज्जा करके आएगी। तो उसी से तो पता चलेगा शकुंतला के, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, दुष्यंत उसको दूसरे दिन मिलने आएगा, तैयार होके आएगा, डीओयू लगा के आएगा मिलने के लिए, तब पता चलेगा कि दुष्यंत इसको पसंद करने लगा है। तो दुष्यंत की हरकतें क्या होगी? अनुभाव। क्या होगी? अनुभाव। तो मुझे बताओ, अनुभाव भावों का आस्वाद योग्य बना रहा है क्या? भाव तो किससे पैदा हुआ है? विभाव से। हाँ, और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों से मिलकर के क्या स्थायी भाव पैदा होता है। ठीक है, तो यहां सत्य कथन कौन सा है? 2 नंबर। विभाव लोक में स्थायी भाव को जगाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? बोलो जी, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं? देवी जी, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? बोलो कौन सा होगा? अरे बंदरगाह, बंदरगाह में कौन सा कर्मधारय होगा? देखो मैं बताऊं, इसीलिए शायद डाउट लगाया होगा। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, सुधा शुद्ध है, शुद्ध या अशुद्ध, आपका वैकल्पिक द्वंद्व में जा रहा है। और तल घर तल के नीचे है जो घर, ये भी कर्मधारय में आ गया। अब आपको डाउट आई किसमें? 2 में। किसमें आई? 2 में डाउट आई। लेकिन बंदरगाह में तो कंप्लीटली कर्मधारय नहीं बनता। सुधा शुद्ध का विग्रह हम वैसे ले सकते हैं जो शुद्ध भी है और जो अशुद्ध भी है। उपलब्ध विकल्पों के अनुसार हमेशा उत्तर की तरफ जाना चाहिए। बंदरगाह में कंप्लीटली कर्मधारय नहीं किसी भी सूरत में। ठीक है, सुधा शुद्ध हमने लिखाया था ना, हरा सघन जो हरा भी है जो सघन भी है, राज ऋषि जो राजा भी है जो ऋषि भी है, पीला जर्द जो पीला भी है जो जर्द भी है। समझ रहे हैं आप इस बात को? है तो वहां इसका विग्रह वैसे ले जा सकते हैं।
बाद में भले आपके जाके कितना ही विवाद पड़े, आप कंप्लीटली की ओर जाओगे कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगली तरफ देखो, समास की दृष्टि से संगत विकल्प कौन सा है? सेम आपका वही आ गया। सही कौन सा? अरे गाय बैल में समाहार द्वंद्व होता है क्या? है क्या होगा? गाय और बैल इतरेतर द्वंद्व होगा। बाल बच्चा में समाहार होगा, बाल बच्चा आदि, बाल बच्चा धर्माधर्म में वैकल्पिक होता है, सही बात है। और पाप पुण्य में भी वैकल्पिक होता है। तो यहां सही क्या हो गया? बोलो, संगति तो पूछा है, क्या हो गया? धर्माधर्म। अरे भाई गाय बैल में तो क्या हो गया? इतरेतर। क्या होता है? बाल बच्चा में क्या होता है? समाहार। पाप पुण्य में क्या होता है? वैकल्पिक। और धर्माधर्म में क्या होता है? वैकल्पिक। क्या पूछा है? सही। तो यही सही है। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के संदर्भ में असंगत कौन सा है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाला व्यापार है, सही बात है। अरे शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया, ये गलत बात है, उल्टा लिख दिया। याद कीजिए मैंने क्या लिखवाया, आचार्य मम्मट ने व्यापार। क्लियर हो गई? तो यही उत्तर हो गया, क्योंकि पूछा क्या है? असंगत। क्या पूछा है? बाकी दोनों विकल्पों को भी पढ़ तो लो। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न कोई अर्थ आए वहां व्यंजना होती, सही बात है। जहां अभिधा और लक्षणा से भी अलग चले जाओ वहां क्या होगी? व्यंजना। और अभिधा शब्द शक्ति तीन प्रकार के शब्दों का अर्थ बोध होता है, रूढ़ का भी, यौगिक का भी, योग रूढ़ का भी, सही बात है। अरे जहां शब्दकोशीय अर्थ निकलता है, जहां नामवाची अर्थ निकलता है, जहां साक्षात संकेतित अर्थ निकलता है, वहां क्या होती है? अभिधा होती है। ये उल्टी लिख दी बात, मम्मट ने शक्ति नहीं कहा। आगे बढ़ो। राम की शक्ति पूजा कविता में श्यामा के पदतल भार धरण संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम की शक्ति पूजा आपको पढ़ाई तो उसके अंदर भगवान राघवेंद्र अपने सभासदों को, सेनापतियों को क्या कह रहे हैं कि मैं रावण को तो हरा दूं, लेकिन रावण की रक्षा करने के लिए स्वयं जो श्यामा शक्ति है वो आ गई है, जिसके पदतल का भार कौन धारण करते? शंकर जी। अरे काली के पैरों के तले कौन रहते हैं? शंकर जी। तो इसका उत्तर क्या होगा? शिव के लिए। श्यामा के पदतल भार धरण संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिव के लिए। किसके लिए हुआ है? शिव के लिए। पुरस्कार कहानी में किस देवता की पूजा की गई है? इंद्र की। किसकी पूजा की गई है? इंद्र के। ये तो सरल ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने गोरखनाथ को हिंदी का पहला लेखक माना है? नोट लगा के लिखा हुआ है। गोरखनाथ जी को हिंदी का पहला लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, अगला देखो। निम्न में से असंगत विकल्प का क्या कीजिए? चयन कीजिए। हिंदी कवि रत्नमाला के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास है, सही बात है। अरे सही बात है। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, सही बात है। कविता कौमुदी के रचनाकार पंडित राम नरेश त्रिपाठी है, सही बात है। मिश्र बंधु विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, 3 पहले और 1 बाद में। ठीक है, तो ये गलत बात है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछी है? गलत ही पूछी है ना, असंगत पूछा है ना। अगला प्रश्न, बड़ा प्यारा प्रश्न। अभिकथन ए आदिकाल का परिचय देने वाली कृतियों में प्राय सभी हिंदी प्रदेश में ही लिखी गई मिलती है, गलत बात। अरे आदिकाल का परिचय देने वाली कृतियों में प्राय सभी हिंदी प्रदेश में लिखी गई मिलती, गलत बात है। सारी ऐसे थोड़ी हिंदी प्रदेशों में लिखी गई आदिकाल में है। आप भूल क्या कर देते हैं? आदिकाल को केवल वीरगाथा काल समझ करके भूल करते हैं। नाथ सिद्ध यहां थे क्या? हिंदी प्रदेशों में थे क्या? है बंगाल बिहार उड़ीसा में कब्जा था उनका, तो असम तक का प्रभाव था। है अब इसमें बच्चा त्रुटि क्यों करता पता है? वो आदिकाल का मतलब वीरगाथा काल समझ लेता है केवल, और उसको केवल रासो साहित्य गिन लेता है। रासो साहित्य प्राय कहां लिखा गया? हिंदी इलाके में लिखा गया, लेकिन सिद्धों को भी तो हम आदिकाल में शामिल कर रहे हैं। फिर दूसरा, हिंदी प्रदेश की राजनीतिक स्थिति इतनी सुदृढ़ रही कि यहाँ ग्रंथ सुरक्षित रह सके। गलत। सारे ग्रंथ कहाँ सुरक्षित है? आधे तो मिलते ही नहीं है। शुक्ल जिन 12 की गिनती करवाते वही सारे नहीं मिलते। तो ए भी गलत और आर भी गलत। कौन सा विकल्प होगा बोलो? 2 नंबर। कथन ए भी गलत और कथन आर भी गलत। रामानंद के संदर्भ में असंगत कथन का चयन कीजिए। बोलो, मैं साइड में हट जाता हूं, पढ़ो।
रामानंद ने भक्ति के लिए जाति पाति का बंधन ढीला किया, सही बात है? अरे हाँ कि ना? उन्होंने धर्म प्रचार के लिए संस्कृत की बजाय जनता की भाषा बोली, सही बात है? शंकराचार्य के सन्यासियों से रामानंद के बैरागियों में आचारात्मक स्वतंत्रता बहुत अधिक है, सही बात है? शंकराचार्य के तो यहाँ नियम कानून अधिक है, और जन भाषा को महत्व देने के लिए ही इन्होंने अपनी सभी कृतियां जन भाषा में लिखी। रामानंद की सारी कृतियां हिंदी में है क्या? अरे हिंदी में है क्या? संस्कृत में है इनकी रचनाएं तो। ठीक है, तो चौथा नंबर। अब मान लो 3 नंबर विकल्प के बारे में हम नहीं जानते भाई, शंकराचार्य के सन्यासियों का क्या नियम है, रामानंद के सन्यासियों के क्या नियम है, मान लो नहीं पता। लेकिन चौथी बात का तो सबको पता है, रामानंद की रचनाएं क्या सारी हिंदी में है? अरे है क्या? केवलम आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन, वो लिखी थी ना। बाकी तो इनके जो वैष्णव मताब्ज भास्कर, जो सुरसुरानंद ने इनको प्रश्न किए, उनका उत्तर इन्होंने जो लिखा है, तो ये सारे हिंदी में है क्या? नहीं है। ठीक है, तो 124 में क्या होगा? 4 नंबर। क्या होगा? 4 नंबर। ये तो बड़ा सरल प्रश्न, बताओ ऐसे प्रश्नों के ऊपर भी आपको डाउट करनी चाहिए थी क्या? बोलो, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? बोलो, ये तो पता ही सबको, किसमें है? आखिरी कलाम में। किसमें है? आखिरी कलाम में। ठीक है, नंददास को जड़िया कहने का क्या कारण है? नंददास को जड़िया कहने का क्या कारण है? अरे एक एक शब्द को जड़ जड़ के रखते हैं, शब्दों का प्रयोग बहुत ढंग से करते हैं। कोई है क्या विकल्प ऐसा? सुंदर एवं उपयुक्त शब्द चयन। भाई जैसे मान लो कोई ये लगा रहा हो कि टाइल लगा रहा हो, या मैं कहूं संगमरमर लगा रहा हूं, तो पहले क्या इनको छेनी हथौड़ों से तराशा जाता था, मशीनों से काट पीट करके फिर लगाया जाता था, है? और कभी गड़ियार नंददास जड़िया, तो बाकी तो गढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हीरे का काम करता है उसको तो और भी सूक्ष्मता के साथ काम करना पड़ता है ना। तो एक एक शब्द का प्रयोग बहुत विचार करके सुंदर तरीके से करते हैं। याद है मैंने इनकी ऐसी रचनाएं भी बताई है कि एक पंक्ति में तो शब्द के पर्यायवाची हैं, और दूसरे पंक्ति में उन्हीं का प्रयोग करते हुए नायिका के सौंदर्य का वर्णन है? तो एक एक शब्द का प्रयोग करने में बड़े कुशल है। ठीक है, ये कौन है? नंददास। अब इसके बाद आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध पूछा है। पुरंदर तो इंद्र का नाम होता है, ये होता है। पुत्र धन ऐषणा, पुत्रेषणा ऐसे होगा, परिश्रम ऐसे होगा, पीतिमा ये सही है। पीत में ईमा प्रत्यय जोड़ो तो पीतिमा, काला में जोड़ो तो कालीमा, लाल में जोड़ो तो लालीमा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द युग्म विकल्प कौन सा अशुद्ध है? नहीं है। कौन सा अशुद्ध है? नहीं है। बोलो, एक एक देखते जाओ। सरबत शब्द शुद्ध है, विनाश शुद्ध है, संयमित भी शुद्ध है। क्या पूछा है? अशुद्ध शब्द युग्म विकल्प कौन सा नहीं है? सॉरी, तो हमें अशुद्ध को ढूंढो। ये अशुद्ध है? अरे है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। और क्या पूछा? अशुद्ध शब्द युग्म विकल्प कौन सा नहीं है, माने ऐसा विकल्प ढूंढो जिसमें सारे सही हो। तो इनमें तो एक एक हमें गलत मिल गया। इस श्रवणमानी कान होता है, इसका मतलब जैसे कोई श्राव हो ना, टपकना, बहना, उस अर्थ में आपने कान वाला श्रवण ले लिया। वीरहिनी संदीप ने भगवान कृष्ण के गुरु हैं, समझ रहे हैं आप इस बात को? इसमें ये गलत, इसमें ये गलत, इसमें ये गलत, ये भी गलत है। शोणित में अण आता है ना, और ये देकर आपको कंफ्यूज कर दिया गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भाई बच्चा देखेगा ये शुद्ध तो ये तो अशुद्ध ही है, एक एक को पकड़ेगा वो तो, जबकि इसका दूसरा अर्थ होता है ना, श्राव के अर्थ में। प्रयुक्त विकल्पों में व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य नहीं है, मानी शुद्ध कौन से में है? अरे शुद्ध कौन सा? हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, एक ने है तो बात में टोपियां आएगी कि टोपी?
राणा जी बजरों में बैठ करके, एक अकेले राणा जी बजरों में कैसे बैठ सकते, बहुवचन कैसे आ सकता है? राणा जी बजर में बैठ के गए, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, सही बात है। और हिंदुओं में तलाक होने लगा है, तभी तो सावधान करता रहता हूं, तभी तो कहा था आपका बंटी पढ़ाओ। बोलो, निम्न में से किस विकल्प में शब्द चयन की दृष्टि से अशुद्धि नहीं है? बोलो भाई। उपयोग, आपको मैंने वाक्य शुद्धि अशुद्धि पढ़ाई है ना, उसमें एक 2 नंबर में पढ़ाया था अनुपयुक्त शब्द के कारण। नीचे से देखो, सुधा को अपने रूप पर गर्व है, क्या आना चाहिए? गर्व शब्द। इस घटना की जांच थानेदार कर रहा है। शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, निर्माण थोड़ी आएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध, यह वाक्य एकदम सही है, यह वाक्य एकदम सही है। यहां गड़बड़ हो गई, यहां गड़बड़ हो गई, यहां गड़बड़ हो गई। आगे देखो, शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य नहीं है। बोलो, मैं केवल इतना चाहता हूं, शुद्ध है जी? ट्रेन से जाना है तो रेल का समय पूछ लीजिए, अशुद्ध है। बट इधर ट्रेन लिखा, उधर रेल लिखा, मामला क्या? रेल तो पटरियों की गाड़ी, वो पटरियों को कहते हैं ना, है। और यह चीज सपने में भी दुर्लभ है, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। तो यह चीज सपने में भी दुर्लभ है, ये तो शुद्ध है। तो एक तो 3 नंबर अशुद्ध हो गया। दिन दहाड़े डाका डालते और चोरी करते, तो मानते शब्द यहां भी क्या हो गया? अशुद्ध। तो इस वाक्य में कितने अशुद्ध हो गए? 1 नंबर और 3 नंबर। आगे देखो, पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है? आपका पत्र से धन्यवाद प्राप्त किया, सही है। युद्ध के कारण लोगों ने बड़ा कष्ट भोगा, सही है। यह भैंस का असली घी है, सही है। मुझे एक चाय का प्याला दे दो, मुझे चाय का एक प्याला दे दो। आपको एक उदाहरण लिखवाया था, एक खाने की थाली लगाओ, थाली की एक खाने की एक थाली लगाओ। इधर देखो, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, माने अशुद्ध कौन सा है? झूठ बोले कौवा काटे, मुझे प्यास लगी है, कक्षा में 20 लड़कियां, सारे शुद्ध हैं। मेरे चित्त में क्षोभ है, आपको तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन चित्त नहीं होता, चित्त होता है। चित्त में तय का द्वित्व होता है, बहुत माइनर सा किया हुआ है, इसमें गड़बड़ है ना। मेरे चित्त में क्षोभ है। झूठ बोले कौवा काटे, यदि झूठ बोलने पर कौवा काटता तो ज्यादातर लड़कियों इधर देखो, बातें मत करो। इनमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पदक्रम समझ लिए, जहां शब्द आगे पीछे हो जाए। रास्ते में एक गहरी नदी पड़ती है, सही है। यह काम अच्छा बन पड़ा, सही है। उस पर भारी संकट आ पड़ा, यह भी सही है। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, नहीं, मैंने दौड़ में उसे जीत लिया। कर्म हमेशा क्रिया के पास आएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? उन्होंने हाथ जोड़े और क्षमा मांग ली, सही है जी। उसे वहां नौकरी पा गई, मिल गई। ढाका का मलमल, ढाका की मलमल, कमरे की छत, तो सही वो कौन सा होगा? हो गया 1 नंबर। कौन सा हो गया? 1 नंबर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, भीड़ पर नियंत्रण करो, भीड़ को नियंत्रण करो, भीड़ पर थोड़ी, भीड़ को नियंत्रण करो। और इस समय घर में अंधेरा घिरा है, ये कोई वाक्य नहीं, इस समय घर में अंधेरा है, ठीक है। और मानस की शोभा देखते ही बनती है, ये बात भी सही है और ये वाक्य भी सही है। मानस की शोभा देखते ही बनती है। अगला देखो, 3 नंबर। भाई यहां क्या पूछा? शुद्ध पूछा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बोलो,
जब बहुवचन आ रहा तो सब प्लस ही, सब प्लस ही से क्या बन जाएगा? सभी। मैं आप सभी का क्या हूं? आभारी हूं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, नोट डाल के लिखवाया हुआ महाराज। अरे भाई, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम को रसखान और घनानंद की श्रेणी में किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल में। घनानंद के संबंध में गलत बात कौन सी है? पढ़ो। बोलो। अरे घनानंद कलाकार है कि कवि है? हेलो जी, ज्यादा सोचना ही नहीं। बाकी वाक्य देखो, मूलतः वियोग श्रृंगार है, अलंकारों तथा रूढ़ियों का सारा लेकर वियोग दशा का मार्मिक चित्रण किया है। मैंने एक बात लिखवाई थी, ये जो है ना प्रयोग वैचित्र्य के धनी है। लक्षणा का मैदान खुला था और उस मैदान में खूब दौड़े हैं कौन? घनानंद। तो लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़ी आती है, रूढ़ा लक्षणा, और उत्कट तथा उन्मादी वियोग वर्णन के कारण सूफियों का प्रभाव इनके काव्य में दिखाए। भाई घनानंद जैसा वियोग वर्णन करेगा कौन? बेचारा जीवन भर दुख पाता रहा, सुजान ने धोखा दिया। घनानंद कलाकार है, कलावादी नहीं। कलावादी घनानंद क्या है? कवि है। क्या है? कवि है। हाँ, अपनी काव्य में कला का भले प्रयोग करो, लेकिन ये क्या है? कलाकार नहीं है। क्या है? कवि है। अगला प्रश्न, रीति सिद्ध काव्य धारा के संबंध में गलत कथन ढूंढो। पहला कथन देखो, काव्य रचना के लिए संस्कृत तथा ब्रजभाषा का प्रयोग किया। बताओ, संस्कृत का प्रयोग किया है क्या? नहीं किया। लक्षण उदाहरण की परिपाटी का पूर्णतः अनुसरण किया गया। इसमें बिहारी सबसे प्रसिद्ध कवि रहे। बिहारी तो रीति सिद्ध है, बद्ध थोड़ी है, हैं? और रही बात पूर्णतः अनुसरण नहीं किया है जी, ठीक है। यह काव्य दरबारी संस्कृति में रचा गया, जिसमें श्रृंगार, भोग विलास तथा राजभक्ति इत्यादि केंद्र में। सही बात है भाई, पूरा रीतिकाल का काव्य दरबारों में लिखा गया, जिसमें भोग है, श्रृंगार है, ग्रामीण पृष्ठभूमि की महत्ता तथा सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया। बताओ, किया गया क्या? ये तो दरबारी संस्कृति का वर्णन किया गया है। और मैंने कहा था, रीतिकाल में कविता जनता से असंपृक्त हो गई। सामाजिक समस्याओं का वर्णन थोड़ी किया इन्होंने। नायिका का नक्सिक सौंदर्य वर्णन करने वाले अश्लील कविता लिखी जा रही थी इस समय। तो इसमें क्या पूछा है? असंगत। तो पहला, दूसरा, चौथा 1 नंबर। आगे बढ़ो। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। अरे ये तो किसकी बात है? शुक्ल की बात है। याद करो, देव की बहुत सारी रचनाएं, बिहारी की एक रचना के संदर्भ में कहा था कि बहुत अधिक रचनाएं करने से कोई कवि महान नहीं होता। इसलिए देव के बजाय भी किसके पक्ष में झुकते हैं? शुक्ल, बिहारी के पक्ष में। रचना भले एक हो, लेकिन अद्भुत रचना है, प्यारी रचना है। देव के लिए तो इन्होंने ये भी कहा था कि सारी रचनाओं में से कुछ छंद लेकर के नई रचना बना देने से कोई बड़ा कवि नहीं हो जाता। ये है ना, कहा था ना। आगे बढ़ो, कथन देखो। रीतिकाल सामंतों और राजाओं का जीवन रीति काव्य को सौंदर्य और विलासपूर्ण चित्रण को प्रेरणा देने वाला था। सही बात है। अरे भाई, राजाओं का, सामंतों का जो भोग विलास का जीवन था, उससे रीतिकाल के कवियों को वैसी कविता लिखने की प्रेरणा मिलती थी। सही बात है। नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का चित्रण विलासी दरबार की अपेक्षा कहीं अच्छा था, उस पर भक्ति युग का प्रभाव था। सही बात है ये भी। भाई, दरबारों में जो स्थिति थी, वह स्थिति जनता में थोड़ी थी। जनता तो अभी भी थोड़े बहुत भक्ति काल के प्रभाव में थी, लेकिन उस जनता का चित्रण रीतिकाल के कवियों ने किया ही नहीं। तो कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन विकल्प देखो। कथन ए और आर कारण दोनों गलत। कथन ए सही किंतु कारण आर गलत। ये बात दोनों मैच नहीं है। कथन तो दोनों ही क्या है? सही है, लेकिन कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता। कौन सा विकल्प होगा? चौथा, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। अरे भाई, ये जो है, ये इसका कारण थोड़ी। मुझे बताओ, बात तो दोनों ही सही है, लेकिन क्या बताओ, आर ए का कारण है क्या? भाई, रीतिकाल के सामंत और राजा जो है भोग विलास का जीवन जीते थे, और इससे रीतिकाल के कवियों को श्रृंगारी कविता लिखने की प्रेरणा मिलती थी। सही बात। जनता के अंदर थोड़ा भक्ति का प्रभाव था, यह भी सही बात। तो क्या आर ए की व्याख्या है?
बात तो दोनों ही सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आर नहीं कर रहा, तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखो, बिहारी और उनकी सतसई के संबंध में असंगत कथन है। असंगत कथन है, बताओ। सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ, सही बात है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्ध थे, सही बात है। इन्होंने तो खतरनाक खतरनाक अनुभव बताए हैं कि वियोग की दशा में शरीर इतना तप्त था कि गीला तौलिया डालो तो सूख जाए। मैं मजाक करता हूं ना मैं, है। और लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों थे इनको, ठीक है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण, बताओ रीति काल में प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में है कि उद्दीपन रूप में है? बोलो। अरे प्रकृति का जो सौंदर्य है वो तो उसके श्रृंगार के भाव को, रति भाव को और उद्दीप्त करने वाला है ना। और वैसे प्राय प्रकृति उद्दीपक ही होती है, प्राय प्रकृति क्या होती है? उद्दीपक। और रीति काल के कवियों के तो निश्चित रूप से क्या है? उद्दीपन है। आलंबन तो वो होता है जिसे देख करके हृदय में कोई भाव पैदा हुआ हो। प्रकृति तो उसको और बढ़ा देती है या घटा देती है? घटा तो क्या देती है? बढ़ा ही देती है। दुख है या सुख है, दोनों को बढ़ा देती है। 12 मासा का वर्णन होगा तो प्रकृति दुख को बढ़ा देगी, और ऋतु वर्णन होगा तो प्रकृति दुख को, सुख को बढ़ा देगी। सॉरी भाई, ऋतु वर्णन में संयोग श्रृंगार होता है और 12 मासा में योग श्रृंगार होता है। प्रकृति दोनों में ही उद्दीपन है, वहां वो दुख को बढ़ा रही है और वहां वो सुख को बढ़ा रही है। और रीति काल में पूरे में ही प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आलंबन रूप में नहीं है। अगला प्रश्न, प्रेम की पीर। अब बताओ, ऐसे प्रश्न तो बड़े हैं अच्छे। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा मिलता शुक्ल ने किसके लिए कहा है? आलम के लिए। किसके लिए कहा है? आलम के लिए। याद कीजिए, नोट लगा के लिखवाया हुआ है। आगे देखो, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है। रीति मुक्त की बात हो रही है, आंतरिक अनुभूतियां हैं। अरे रीति मुक्त में तो है ही, मैंने रीतिबद्ध और रीति मुक्त का अंतर लिखवाया था ना, है। रीतिबद्ध में सामाजिक है और रीति मुक्त में व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं। सेकंड नंबर देखो, पूरा टॉपिक रिवाइज होता है वैसे तो। मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत परक है, सही बात है। बोधा का भी अपना दुख है, आलम का भी अपनी अनुभूति है, और घनानंद की भी अपनी अनुभूति है। अभिनवत्व और अद्भुतता के तत्व ये पूरे काव्य के अंदर है। और रूप प्रधान अधिक और भाव प्रधान कम, गलत बात। रीति मुक्त काव्य भाव प्रधान अधिक है। भाव प्रधान क्या है? अधिक है। तो इन्होंने क्या पूछी? विशेषता जो नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है। इसको उल्टा कर दो तो विशेषता हो जाएगी। आगे देखो, घनानंद के संबंध में कौन सी बात गलत है? बोलो। काव्य में ऋजु और वक्र दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग मिलता है, सही बात। और जहां लक्षणा का प्रयोग करते हैं वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी ना शैली। और आगे वर्ण विषय में विविधता का विस्तार नहीं है, ये भी सही बात है। भाई घनानंद का विषय बहुत ज्यादा विविधता थोड़ी लिया हुआ है, या तो भगवान कृष्ण के लिए लिखा है और या अपनी प्रेयसी के लिए लिखा, कोई बहुत विस्तार नहीं है विषय का। इनका काव्य भावों की अंतर्भूमि पर खड़ा है, वस्तु पर कम, ये भी सही बात है। भाई व्यक्तिगत अनुभूतियां लिख रहे हैं ये तो, है ना। भाई शुक्ल ने कहा था ना, मौन मधी पुकार। भाई इनका काव्य तो अपनी प्रेम की उच्च भूमि पर पहुंचा है। लेकिन जो तीसरी बात है वो उल्टी लिख दी। भक्ति भाव की रचनाएं तो है दोहा चौपाई में, और श्रृंगार की रचनाएं हैं कवित्त सवैया में। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? भक्ति भाव की रचनाएं कवित्त सवैया में और श्रृंगार की रचनाएं दोहा चौपाई में। ये बात क्या कर दी? उल्टी कर दी, है ना। अरे वो माली और मालिन वाला वर्णन तो दोहा में ही है ना, है। और घनानंद ने जो अपनी प्रेयसी का जो वर्णन किया वो किसमें किया? कवित्त सवैया में, ठीक है। तो ये बात उल्टी कर दो तब तो सही हो जाए। लेकिन अब यहाँ क्या लिखी हुई? विपरीत। क्योंकि भक्ति भाव का वर्णन तो इन्होंने किया है दोहा चौपाई में, और श्रृंगार का वर्णन किया है कवित्त और सवैया शैली में। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि बोधा के संबंध में गलत बात कौन सी है? बताओ। ये बेधड़क होकर निसंकोच बात करते थे, सही बात। अरे सही बात। भाषा की स्वाभाविकता स्वच्छंद मार्गी सभी कवियों की अपेक्षा बोधा में अधिक है, सही बात। इश्क नामा माधवानल काम कंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई, गलत बात। इन्होंने जो विरह वारिश लिखा था उस पे माधवानल काम कंदला का प्रभाव था,
है ना, किस पर, विरह वारिश पर। विरह वारिश और इसके नामा दोनों इनकी रचनाएं हैं, लेकिन माधवानल कामकंदला का प्रभाव किस पर था, विरह वारिश पर था। तो ये असंगत कथन हो गया। कौन सा कथन हो गया, असंगत कथन हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है, साधारण वाक्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, बोलो। साधारण विधेय में केवल एक समापिका क्रिया रहती है, सही बात है। उद्देश्य बहुधा कर्ता कारक में रहता है, वह दूसरे कारकों में नहीं आता। देखो, उद्देश्य बहुधा कर्ता कारक में रहता है, ये तो सही बात है, लेकिन वह दूसरे कारकों में नहीं आता, ये गलत बात है। कई बार वो दूसरे करण कारक के रूप में भी आ जाता है, समझ रहे हैं। तीसरा, वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषणादि जोड़कर उसका विस्तार कहते हैं, सही बात है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक क्रिया होती है, ये भी सही बात है। देखो, मैंने लिखा राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है। राम क्या है, उद्देश्य है, तो इसमें एक ही समापिका क्रिया आती है। एक उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। लेकिन ये जो बात है ना, उद्देश्य बहुधा, ज्यादातर तो उद्देश्य किसमें आता है, कर्ता में, लेकिन वह दूसरे कारकों में आता ही नहीं, ये गलत बात है। वो कई बार करण कारक में भी आ जाता है। तो इसमें क्या पूछा था, गलत कथन कौन सा, तो 2 नंबर का कथन क्या है, गलत। और वाक्य के उद्देश्य में विशेषण जोड़कर उसका विस्तार कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने कहा सुंदर और चतुर राम पत्र पढ़ता है, तो राम तो उद्देश्य है और सुंदर और चतुर उद्देश्य का क्या हो गए, विस्तार। उद्देश्य का क्या हो गए, विस्तार। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। मिश्र वाक्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, पढ़ो, पढ़ना चालू करो नीचे से। क्रिया विशेषण उपवाक्य के मुख्य उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य के मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता, सही बात है। अरे जो क्रिया विशेषण उपवाक्य वो क्या करता, प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया आई उसी की विशेषता बताता है, ठीक बात। मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण आश्रित उपवाक्य भी आ सकते हैं, सही बात। आश्रित उपवाक्य 4 प्रकार के होते, गलत बात। कितने प्रकार के होते हैं, 3, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। सर्वनाम उपवाक्य नाम का कोई उपवाक्य नहीं होता। अरे मिश्र वाक्य में उपवाक्य के भेद बताए थे ना, कितने, उपवाक्य को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। जिस उपवाक्य में उद्देश्य आता है वो प्रधान, जो अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर करे वो आश्रित। फिर आश्रित कितने, 3 में, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। अब बताओ, संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे, प्रधान उपवाक्य में आई हुई संज्ञा के स्थान पर आए। विशेषण किसे कहेंगे, प्रधान उपवाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। आश्रित किसे कहेंगे, प्रधान उपवाक्य में आई हुई किसी क्रिया की विशेषता बताए। समझ रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले उदाहरण में भी था ना भाई, जैसे मैंने कहा गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, बोलो, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलो किसने कहा, गांधी जी ने, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया है। यह वही लड़का है जो चोरी कर रहा था, तो जो चोरी कर रहा था ये किसकी विशेषता है, लड़के की, तो ये क्या हो गया, विशेषण आश्रित। और जैसी करनी वैसी भरनी क्या हो गया, क्रिया विशेषण। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, क्या हो गया, क्रिया विशेषण। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, की से जुड़े हुए उपवाक्य और किसी का भी कथन क्या होता है, संज्ञा। जैसे चालू होने वाले किसी शब्द से जुड़ा हो तो विशेषण, और बाकी क्रिया विशेषण। फिर क्रिया विशेषण को भी हमने कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2 नंबर। क्या होगा, 2 नंबर। अगला प्रश्न, मतीराम की रचना के संदर्भ में असंगत कथन कीजिए। कौन सा है, चयन करो, नीचे से पढ़ो। रसराज के नायक नायिका चतुर विदग्ध नहीं बल्कि अलहड़ शिष्ट सुकुमार और भावुक, सही बात। रसराज नामक ग्रंथ श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा गया, सही बात। रसराज कहते ही किसको है, श्रृंगार को ही कहते हैं। इस ग्रंथ में जिन भावों का वर्णन हुआ वे प्रधानतः किशोर और युवावस्था से संबंधित, और बूढ़े आदमी के लिए तो श्रृंगार वर्णन होना भी नहीं है, ठीक है। रसराज ग्रंथ महाराज शंभू सिंह सोलंकी के आश्रय में लिखा गया नहीं, शंभू सिंह सोलंकी के आश्रय में इन्होंने छंदसार लिखा था। इनका एक ग्रंथ और था ना, छंदसार। कौन सा था, छंदसार।
वो इन्होंने शंभू सिंह सोलंकी के आश्रम में लिखा था। रसरास उन्मुक्तता के साथ लिखा है इन्होंने। अब मान लो आपको ये बात नहीं पता, इसका तो नाम से ही पता चल रहा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है। इसका भी नाम से ही पता चल रहा है भाई, श्रृंगार का वर्णन होगा तो बुढ़ापे का थोड़ी होगा, या तो किशोरा का अवस्था का होगा या युवावस्था का। अब मान लो आपको एक तो ये नहीं पता और एक ये नहीं पता, तो भी देखो दिमाग लगाओ भाई, जो श्रृंगार का नायक होगा उसमें चतुरता होगी और बहुत विद्वता होगी, तो वो श्रृंगार बैठेगा नहीं है। थोड़ा सा अलहड़ हो है मस्ती के अंदर, जैसे सूर का नायक है ना कृष्ण, छबीला छैला, शिष्टता भी हो और कोमल भी हो। लेकिन ये तो फैक्ट वाली बात आ गई ना भाई, शंभू सिंह सोलंकी के आश्रम में क्या लिखा था इन्होंने, छंदसार, तो ये तो कंप्लीटली क्या हो गया, गलत। बाकी अपने आप ही क्या हो गए, सही हो गए। आगे बढ़ते हैं, ये माइनर 7 के प्रश्न है जो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो इन प्रश्नों की पीपीटी भी हम अपना जो हिंदी अध्यापक चैनल है उस पर डाल देंगे, इन्हीं को सेव करके डाल देंगे, है ना। चौथे और 5वें की सेव करना भूल गए हैं, बाकी सब की सेव करके अपन डाल देंगे, ओके। बाकी आपने आंसर कीज आपको टेस्ट देते ही मिल ही गई होगी, कुछ प्रश्नों का रिवीजन हो गया, इनमें ऐसे कोई लगे नहीं मुझे जिसमें रिवीजन करने की क्या लगे आवश्यकता, सामान्य सामान्य से प्रश्न 2-4 को छोड़ करके। जय हिंद।